रफ्तार जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है। सभी अपने काम में लगे हैं। पैसा है, सारी सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन घर में दादा दादी के साथ बैठने, उनसे बात करने के लिए समय नहीं है। शहरों में एक बड़ी आबादी ऐसे बुजुर्गों की है जो घर में अकेले रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए मुंबई में गुड फेलोज नाम की एक स्टार्टअप शुरू हुई है। बड़ी बात यह है कि इस नोबल कॉज में खुद रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट किया है। सुबह थोड़ा देर से उठी, फिर तैयार होने के बाद पूजा कर ली। सोचा कि मौसम अच्छा है तो अदरक वाली चाय बनाती हूँ। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा चल के आ गई। और कैरम वो तो रोज का है। लेकिन मेरी रानी आज भी अकेली है। यूं तो सब कुछ है, घर, परिवार, बेटा, बेटी, रिश्तेदार, लेकिन ऐसी भागदौड़ कि बुजुर्गों के साथ 4 पल भी गुजारना मुहाल। जिन्होंने सजाए थे खुशियों के मेले, उम्र के इस मोड़ पर रह गए अकेले। ये खला कैसे भरा जाएगा? इस उम्र का अकेलापन कौन समझ पाएगा? You don't know what it's like to be lonely until you spend time alone, wishing for companionship. I also feel that you don't mind getting old until you get old. And then you find it's a different world. लेकिन अकेलेपन की इस दुनिया में कोई अजनबी किसी रोज दस्तक देता है और जिंदगी में चाय जैसी मिठास घुलने लगती है। कोई है जो बातें सुनता है, कोई है जो साथ खेलता है, कोई है जो अपनों सा लगता है। असल में ये गुड फेलोज की टीम है जो बुजुर्गों का साथ देने और उनकी सेवा करने के लिए एक खास स्टार्टअप है, और इसकी शुरुआत शांतनु नायडू ने की है और इसमें इन्वेस्टमेंट रतन टाटा का है। तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो 15 मिलियन एल्डरलीज 60 प्लस लिविंग इन इंडिया, जो अकेले रहते हैं और जिनकी फैमिलीज इधर डिफरेंट कंट्री में है, नहीं तो फिर यहाँ पे है, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है अंडरस्टैंडेबली बहुत बिजी है। तो उनका जो सीनियर लाइफ है वो अकेले गुजारा जा रहा है, जिसका फिजिकल इम्प्लीकेशन है, मेंटल इम्प्लीकेशन है, बोथ हेल्थ गेट अफेक्टेड। इसलिए द गोल वाज टू फाइंड पीपल जो मेरे जैसे ही है और उनको इनसे मिलाना जिनको इसकी जरूरत है। गुड फेलोज ने मुंबई से काम शुरू किया है। शांतनु ने फिलहाल 25 दोस्तों की टीम तैयार की है जो करीब 45 बुजुर्गों के साथ जुड़े। ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस स्टार्टअप में खुद रतन टाटा ने भी निवेश किया है। गुड फेलोज में उनका इन्वेस्टमेंट है, टोकन इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने वो जो इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज अ शो ऑफ सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो जो उनका एसोसिएशन है, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मेंटोरशिप है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली अपडेट्स देते रहता हूँ बीइंग इन हिज ऑफिस। सो आई कीप आस्किंग हिम कि ये आपको क्या लगता है, वो आपको कैसा लगता है। तो वैसा एक मेंटोरशिप है और एडवाइस है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो इन्वेस्टर है प्राइमरी, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ, फेथ इन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी आर ट्राइंग। अपने काम से रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग क्या करें? कितना अच्छा हो अगर खाली वक्त में उन्हें कोई नई चीज सिखा दे, साथ में बैठकर कैरम खेल ले, साथ में बैंक चला जाए। इस उम्र में बस यही तो ख्वाहिश होती है।
आज तक हमने जो एक्टिविटीज़ देखी है वो है हॉबीज़, कैरम खेलने के लिए या पत्ते खेलने के लिए कोई चाहिए, नहीं तो फिर मूवी देखने के लिए कोई तो चाहिए, नहीं तो गप्पे मारने के लिए कोई तो चाहिए, नहीं तो सिर्फ शांति में बैठने के लिए भी, लेकिन कोई ऐसा लगे कि घर में कोई आता है जाता है, कोई दोस्त है। ये सोच नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार करने में कुछ वक्त लग सकता है। किसी अजनबी लड़के या लड़की को अपनी जिंदगी में जगह देना, उसे करीब लाना इन बुजुर्गों के लिए शुरू में सहज नहीं होगा, लेकिन अभी तक गुड फेलोज की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। अगर इस तरह के बच्चे हैं, इस तरह के नौजवान हैं और दिल से काम करने वाले हैं और इतनी मेहनत से करने वाले हैं, तो फिर तो ये प्रॉब्लम जो है अपने पास जो धीरे धीरे बाहरी प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कब से उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया था शायद। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक होता है हमको, अरे दूसरा कौन आके क्यों करेगा, खुद नहीं करेंगे, लेकिन ये होता है ना कि दूसरा कौन आके क्यों करेगा बाहर से एक आदमी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही लोगों को इसका पता चलेगा, मैं खुद भी बताऊंगी जितना हो सके, तो सारे लोग जो है जो इनके कांटेक्ट में आएगा उनको इतना अच्छा लगेगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा और उनके हमारे जैसे जो बच्चे कुछ दिन हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। ये स्टार्टअप बुजुर्गों के लिए है, लेकिन इसके जरिए दो पीढ़ियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं, एक दूसरे की मदद कर रही हैं। दादाजी के देहांत के बाद गार्गी के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपनी बातें शेयर कर पाए और सलाह ले पाए, लेकिन गुड फेलोज के जरिए गार्गी एक बुजुर्ग दंपत्ति से मिली, जितना दिया उससे ज्यादा पाया। वो एक्चुअली रिटायर्ड लॉयर है, 87 इयर्स ओल्ड है, पर उनका माइंड बहुत शार्प है। और मेरी जैसी यंग लॉयर को जो जिसने फील्ड अभी ज्वाइन किया है, मुझे बस खाली 4 साल हुए हैं, उनसे इतना सीखने को मिला। एक सिंपल चीज ऐसे उन्होंने बोली कि जब आप जज के सामने होते हो, आप मत सोचो कि वो जज कितना बड़ा है या आपके ऑपोजिट जो काउंसिल है वो कितना बड़ा या माहिर काउंसिल है। आपने प्रिपेयर किया है, आप बस जाके जो आपने 5 महीने या 5 दिन जो पूरा प्रिपेयर किया है, आपको उस 5 मिनट के में वो जज को ओन करना है। Because we know that, I call her up, she calls me, we pass on messages. Whenever we need her, she is there for us. So it's a real blessing. It's a wonderful feeling because there's somebody to fill in the gap, which is no more now, we are alone, my husband and I. We are alone at home, so we look forward to that company. मुंबई के बाद गुड फेलोज की शुरुआत पुणे और चेन्नई में होगी। धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाने की योजना है। बुजुर्गों को देखते हुए इसके प्रोसेस को बेहद आसान बनाया गया है। अगर किसी बुजुर्ग को गुड फेलोज की जरूरत है तो उसे बस एक मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देना है। ऐप तो नहीं रखा है क्योंकि ये सब एल्डरलीज है, उनको वो ऐप नेविगेट करना, समझना, इसमें ही अगर वो गुम गए तो इट किल्स द पर्पस। तो हमने वेबसाइट तो रखा है, जिनको वेबसाइट यूज करना आता है, लेकिन हमारा मेन सोर्स ऑफ रीचिंग अस और सब्सक्राइबिंग इज की फोन नंबर, डायरेक्ट हॉटलाइन है, एंड दैट हॉटलाइन कनेक्ट्स टू मी और माय टीम। तो सेल्स टीम वगैरह ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इनको हमसे पर्सनल बात करनी है, पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स भी पर्सनली होना चाहिए। 30 साल के शांतनु टाटा ट्रस्ट में काम करते हैं और रतन टाटा के बेहद करीबी। उम्र के फासले के बावजूद दोनों की बॉन्डिंग जबरदस्त है और शांतनु को रतन टाटा का यंग फ्रेंड भी कहा जाता है। मैनेजर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, यूं तो शांतनु की कई पहचान है, लेकिन बुजुर्गों का साथ देने के लिए जिस स्टार्टअप की उन्होंने शुरुआत की है वो वाकई खास है। देश में विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, महिलाएं आगे आएं, तरक्की करें, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले। इसके लिए सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दिल्ली के यंग एंटरप्रेन्योर योगेश का मानना है कि सही मायने में महिलाएं किसी देश, समाज या संस्थान को एम्पावर करती हैं, यानी उनकी मौजूदगी समाज या संस्थान को बेहतर बनाती है। इसी सोच के साथ योगेश ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें सिर्फ लड़कियां या महिलाएं ही काम करती हैं। काम भी बड़ा अनोखा है, डिलीवरी बॉय की तरह डिलीवरी गर्ल।
आप किसी ऑर्डर की ऑनलाइन डिलीवरी प्लेस करते हैं तो आप यही उम्मीद करते हैं कि जो डिलीवरी एसोसिएट आएगा वो एक लड़का ही होगा, लेकिन आज तस्वीर जरा सी अलग है। डिलीवरी के लिए ये गाड़ी तैयार है, ये बैग, ये पार्सल, सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन डिलीवरी एसोसिएट कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, एक महिला है। महिलाओं की दरअसल ये पूरी टीम है। एक स्टार्टअप है दिल्ली में इवन कार्गो नाम का, जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए फीमेल डिलीवरी एसोसिएट्स को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने इवन कार्गो के नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया था 2016 में। तो बेसिकली हम लास्ट माइल लॉजिस्टिक स्टार्टअप हैं। हम लोग जो मेजर ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब को लास्ट माइल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फ़र्क इतना है कि हमें लगता था कि जो पूरा ये सेक्टर है ये डिलीवरी बॉय के नाम से हम लोग यूजुअली इसको एड्रेस करते थे, तो हमने सिर्फ महिलाओं को एम्प्लॉय करने का निर्णय लिया। तो बेसिकली हम सिर्फ महिलाओं को एम्प्लॉय करते हैं लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स जॉब रोल के लिए। तो जैसे अगर आप देखते हैं डिलीवरी बॉय, तो हमारे यहाँ सिर्फ डिलीवरी गर्ल होती है। जोया, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप डोर टू डोर जो इस तरह की जो डिलीवरी करती हैं, कितने पार्सल डिलीवर करते हैं एक दिन में? मैम दिन में 50 से 60 तक हो जाते हैं। अच्छा, कहाँ जाते हैं डिलीवरी के लिए? मैम दिलशाद गार्डन में 2-3 एरिया है मैम, उनमें ही घूमना होता है, उनमें ही करना होता है पार्सल। कब से कर रही हैं आप ये? मैम मेरे को 10 महीने हो गए करे हुए। अच्छा जोया, शुरू में आपको क्या क्या चैलेंज आए जब आपको पता चला कि एक लड़की भी इस तरह से डिलीवरी कर सकती है? तो क्या क्या मुश्किलें आई थी आपको? मैम मैं जब डिलीवरी करने आती तो यहाँ हर कोई शौक होता था कि लड़की आने। मैम फर्स्ट टाइम डिलीवरी में मैं ही आई थी यहाँ पे, तो उसके बाद जब करती गई तो मैम कोई इतना शौक नहीं, और सबको लगा कि हाँ फीमेल्स भी आते हैं। मैं मेरे जरिए और भी काफ़ी लड़कियाँ आई हैं डिलीवरी में। कौन कौन? मैम मम्मी, पापा, भाई बहन। क्या कहते हैं? मैम वो कुछ नहीं कहते, उन्हें तो चाहिए पिज्जा। मैम तो घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारी लड़की आगे जा रही है तो जाने दो। अच्छा कहते हैं? यस मैम। और आपके जो आसपास के आपके दोस्त होंगे, फीमेल फ्रेंड्स होंगे, मेल फ्रेंड्स होंगे, वो क्या कहते हैं? मैम वो भी अच्छा बोलते हैं क्योंकि मैम वो भी जॉब करते हैं। मैम मेरे साथ और भी लड़की आई हैं, मेरी फ्रेंड ही काम करती है मेरे साथ ही। तो मैम उन्होंने कहा हमें भी तुम्हारे थ्रू थोड़ा पता चला तो हम भी बाहर निकले। मतलब आपसे ही इंस्पायर होकर कई लड़कियों ने ज्वाइन किया? यस मैम। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 2010 में मैंने ये पढ़ाई ख़त्म करी। उसके बाद मैंने एक जर्मन एमएनसी ज्वाइन कर ली जहाँ पे मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था। तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी दिमाग में। पहले से लगता था कि कुछ करना है, क्योंकि दिल्ली में पला बड़ा होने की वजह से आपको अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो मेरे लिए वो चीज़ें ऐसी थी कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दिखता था कि 2 सीट के बीच में कैसे महिलाएं एक सेफ स्पेस के लिए लड़ रही हैं, और कैसे बैड टच, गुड टच, वो जो भी सारा वो होता था। और फिर उसके बाद 8 बजे के बाद आपको आज भी बहुत कम महिलाएं डीटीसी बसेस में या फिर पब्लिक स्पेसेस में दिखाई देंगी दिल्ली में। मेट्रो के आने की वजह से थोड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो इक्वली एक्सेसिबल नहीं है वुमेन के लिए। मतलब एक पुरुष के तौर पे मैं पूरे दिन के किसी भी समय में कभी भी बाहर जा सकता हूँ, रात को 1 बजे, 2 बजे, दिन में 12 बजे, बट सेम जो अपॉर्चुनिटी है या सेम किस्म की आज़ादी जो है वो महिला के पास नहीं है। 2012 में ही अप्लाई करा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई करने के लिए, और 2013 में मेरा एडमिशन हुआ। तो 2013 से 15 मैंने पढ़ाई करी वहाँ पर, और इसी दौरान मुझे ये आइडिया के ऊपर काम करने का मौका मिला। मेरा नाम प्रियंका यादव है और मैं इवन कार्गो में 1.5 ईयर से कर रही हूँ काम एज एन ऑपरेशन लीड। ऑपरेशंस में बेसिकली देखती हूँ लड़कियों को एम्प्लॉय करना एंड देन उनको डिलीवरी में लगाना, और दोस्त प्रोसेस जो भी डिलीवरी का होता है हमारी लड़कियों का। अब उन्हें भी अच्छा लग रहा है, दे आर ऑल्सो फीलिंग गुड एम्प्लॉयड, अपने आप को फील करती हैं कि या वी कैन रन आवर हाउस, हम ना घर चला सकते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट, अब हम आगे जाके बात कर सकते हैं। बिकॉज पहले वो हेजिटेट करती थी इस फील्ड में आने के लिए, बट वो काफ़ी कंफर्टेबल है इस फील्ड में आकर। हम अपने आप को बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ओनली ई कॉमर्स लॉजिस्टिक स्टार्टअप, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिलीवरी करती हैं वो भी महिलाएं हैं, मैनेजर भी महिलाएं हैं, सुपरवाइजर भी महिलाएं हैं, डायरेक्टर भी महिलाएं हैं। तो हर एक स्तर पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स जो हैं संस्था में वो भी महिलाएं हैं।
ये जो बैग है डिलीवरी का, ये पूरी तरह से तैयार है, जिसमें तमाम तरह के पार्सल्स जोया ने रखे हुए हैं। और जोया के साथ आज जीएनटी की टीम भी जा रही है ये जानने के लिए कि डिलीवरी जो है ये किस तरह से होती है। तो आइए आपको भी बताते हैं कि किस तरह से ये फीमेल डिलीवरी एसोसिएट जो है एक आप कह सकते हैं बदलाव लाने का काम कर रही हैं और लोगों के नजरिए को भी ये बदल रही है। कितनी देर लगेगी हमें पहुंचने में? मैम आधा से 1 घंटा। आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। और कितने पार्सल देने हैं अभी? मैम 50 हैं। कुल 50 पार्सल देने हैं। अच्छा बात बताओ, डेली आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? इस तरह से 2 व्हीलर पर आप जाते हैं रोज, हर मौसम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मैम दिक्कतें तो काफी आती हैं, पर मैम हो जाती हैं सॉल्व चलते हुए। जब जाते हैं मैम, निकल गए घर से तो मैम काम के लिए तो हो जाता है मैम सब कुछ। हमने जब शुरुआत की थी 2016 में तो हमारे पास 2 महिलाएं थी। तो शुरू के 4-5 महीने में हम केवल 2 महिलाओं को ही जॉब पर रख पाए। उसके बाद अभी हमारे पास तकरीबन 200 महिलाएं हैं जो इंडिया के अलग अलग शहरों में डिलीवर करती हैं। तो हम तकरीबन 8 सिटीज़ में हैं अभी। हमने अभी रिसेंटली पंजाब भी लॉन्च किया है। तो अलग अलग शहरों में लड़कियां काम करती हैं। और देखिए जाहिर सी बात है कस्टमर के मन में यही रहता है शुरुआत से कि कोई लड़का ही पार्सल डिलीवरी लेकर आएगा, लेकिन आज इन्हें थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर होगा क्योंकि लड़के की जगह आज एक फीमेल डिलीवरी एसोसिएट है। तो इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें कैसा लगेगा और इनका पहला रिएक्शन भी आपको बताते हैं। मैंने एक्चुअली बुक्स मंगवाई थी अपने कॉलेज की, तो मैंने ये चीज़ देखी कि पहले जितने भी एजेंट्स आते थे वो सब के सब मेल होते थे और मोस्टली मेल एम्पावर्ड था सब कुछ। लेकिन एक डिलीवरी ऐसा एक इनिशिएटिव लेके आया जिससे फीमेल एम्पावरमेंट भी और उनको भी उनका रोजगार मिले। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहे। वहाँ जो लॉसेज हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डैमेज से कुछ लॉस हुआ है या थेफ्ट चोरी से कुछ लॉस हुआ है, तो वो तकरीबन 18% कम है जहाँ पर हमने महिलाओं को डिप्लॉय किया। तो ये जो हमने रिसर्च करी, इससे बहुत सारे कस्टमर्स को हम ये चीज़ समझा पाए कि लड़कियों को रखना सिर्फ एक नॉट अ गुड टू हैव थिंग, बट इट इज़ अ मस्ट टू हैव थिंग। महिलाओं के पहियों की रफ्तार अब पुरुषों की पहियों की रफ्तार से भी आगे बढ़ रही है, गति पकड़ रही है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये महिलाओं के हिम्मत, मेहनत और हौसले का फल है। और इवन कार्गो की ये पहल कहीं न कहीं यही दर्शाती है कि एक महिला वो सब कुछ कर सकती है जो आप सोचते हैं कि वो नहीं कर सकती है। और शायद इसीलिए ये न्यू इंडिया का एक नया चेहरा है। बचपन में हम में से कई लोगों को क्राफ्ट बहुत पसंद होता है, पर बड़े होने पर हम इसको या तो एक शौक के तौर पर लेते हैं या फिर इसे छोड़ देते हैं। लेकिन गोरखपुर की रश्मि वर्मा ने क्राफ्ट को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। रश्मि ने गोरखपुर की पहचान कहे जाने वाले टेराकोटा को बहुत खूबसूरत गहनों की शक्ल दी। इसका फायदा रश्मि को तो हुआ ही है, आसपास की कई महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत गहने, किसी में कृष्ण तो किसी में बुद्ध, वेस्टर्न वेयर के साथ पसंद किए जाने वाले कार्टून कैरेक्टर्स भी। ये सब टेराकोटा गहने हैं। टेराकोटा यानी मिट्टी को आग में पकाकर बनाई गई कोई भी आकृति, जिनमें गहने भी शामिल होते हैं। टेराकोटा के इन गहनों पर हाथों से बारीक काम किया जाता है। छोटे छोटे बीड्स बनाकर उन पर ब्रश से आकर्षक रंग चढ़ाए जाते हैं। फिर इन्हें एक डोरी में पिरोकर खूबसूरत गहने की शक्ल दी जाती है,
जिसको फैशन की दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड माना जाता है। पर इस काम को करना आसान नहीं होता, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये ट्रेनिंग रश्मि वर्मा अपने घर पर देती है। रश्मि न सिर्फ अपने आसपास की लड़कियों को ये काम सिखा रही है, बल्कि इनके बनाए खूबसूरत गहनों को बाजार तक पहुंचाकर उनको मुनाफा भी दिलवाती है। हमें सीखते तो अभी लगभग साल भर हुआ है और दीदी सिखाती है। हमारे पास अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन के हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, इयररिंग्स भी बनाते हैं और ब्रेसलेट भी बनाते हैं। और इसमें रोजगार का बहुत अच्छा ही वो है, लोग हमारे साथ मिलकर अगर काम करें तो इस काम को हम लोग बहुत आगे लेके जा सकते हैं। पहले मेरी बेटी पढ़ाती थी, उसके बाद कहने लगी कि नहीं मम्मी हम टेराकोटा का काम करेंगे, तो हम लोग सपोर्ट किए, कहे कि करो क्या करना है। तो इसके पापा भी इसके साथ जाते थे सामान वगैरह लेने के लिए और हम लोग भी सपोर्ट किए, लड़के भी मेरे किए हैं। बहुत लोग कहे कि अरे इसमें क्या तुमको प्रॉफिट होगा, सिलाई तुम भी करो। हम लोग भी कहते थे तो, लेकिन ये मानी नहीं गई, नहीं हम टेराकोटा का ही काम करेंगे, तो करने लगी। लोअर मिडिल क्लास से आने वाली रश्मि को बचपन से ही क्राफ्ट का शौक रहा है। बड़े होकर उन्हें क्राफ्ट टीचर की नौकरी भी मिली, लेकिन रश्मि का मन जॉब में नहीं लगा। टीचिंग का जॉब जो होता है लड़कियों के लिए तो बहुत सेफ जॉब माना जाता है। मेरे घर के पास में स्कूल था, 5 मिनट का रास्ता था, मैं भी बहुत 5 मिनट में पहुंच जाती थी, 2 बजे घर आ जाते थे। लेकिन ये रहता था कि वहाँ पे जो भी है फिलहाल एक ड्यूटी है मेरी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं और जो भी हमसे मिलेगा मुझे एज अ टीचर ही जानेगा। इसीलिए मन में ये रहता था कि नहीं कुछ अपना तो अलग से करना ही है और इसी काम को हमने आगे बढ़ाया। ये कहा कि नहीं अब टीचिंग छोड़ करके टेराकोटा को ही आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और आगे चल के मतलब ये काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिला है। उन्हें कुछ अलग करना था। हालांकि गोरखपुर में टेराकोटा के बर्तन बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन अब टेराकोटा के गहनों को बड़ा काम बनाने का कारनामा रश्मि कर रही है। ये जब से ओडीओपी में आया है तब से इसमें काफी बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक ज्वेलरी के तरह से लोग देखते थे। क्योंकि पहले जब भी हम लोगों ने देखा है टेराकोटा ज्वेलरी, टेराकोटा से सिर्फ और सिर्फ जो है मटके और हाथी घोड़े यही चीजें बनती देखी हैं। लेकिन जब ज्वेलरी बनाने लगे हम लोग तो इसमें काफी लोगों को अट्रैक्टिव लगा कि मतलब इससे कुछ ऑर्नामेंट्स भी बन सकते हैं क्या। लोगों को पहले तो ये लगता था कि ये मिट्टी का है तो ये गल जाएगा, फिर हम लोगों ने ये बताया कि नहीं ये प्रॉपर जैसे हर एक चीज बेक की जाती है वैसे ही इसको बेक करके पेंट करके तब इसको आगे प्रोसेस में लाया जाता है। तो लोगों को ये लगता था कि चलो ये कम से कम खरीद लेंगे तो ये टूटेगा नहीं और ये कभी बारिश में चले गए तो गल के खत्म नहीं होगा, वापस मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात थी। रश्मि बताती है कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो इन गहनों को मार्केट में बेचना आसान नहीं था। इसके लिए रश्मि ने ट्रेनिंग ली। इस बीच यूपी सरकार ने टेराकोटा मिट्टी शिल्प को एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना में शामिल किया। इसका फायदा ये हुआ कि इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को ट्रेनिंग उपकरण और लोन जैसी सुविधाएं मिलने लगी। सरकार की तरफ से कराई गई ब्रांडिंग से आज टेराकोटा उत्पादों की डिमांड इतनी है कि शिल्पकारों के पास 3 से 4 महीने के लिए एडवांस ऑर्डर रहता है। सरकार के प्रयासों से टेराकोटा को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी हासिल है। यहाँ पे इयररिंग बनता है, झुमका बनता है, गले का नेकलेस बनता है और दिल्ली, मुंबई, आगरा और कोलकाता में यहाँ से जाता है और 340 रुपए का इयररिंग मिलता है और 300-1000 रुपए से तक मिलता है। और रेशमी रील से हम लोग यहाँ पे सब सीखा है।
टेराकोटा के इन चमकदार रंगों के पीछे रश्मि के जुनून और जज्बे की वो कहानी भी है जिससे सिर्फ 5 साल में ही उन्होंने इतना बड़ा काम फैला दिया। शुरुआत में लोग रश्मि के इस काम पर यह कहकर सवाल उठाते थे कि मिट्टी के बनाए गहनों को भला कौन खरीदेगा, लेकिन आज रश्मि ने उन लोगों को गलत साबित कर दिया है। आज रश्मि और उनकी टीम के बनाए टेराकोटा के गहनों की न सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों में भी बहुत मांग है। कुछ लोग अपने मन का काम न होने के बावजूद साल दर साल वो काम इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वो एक बंधी बधाई नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा पाते। पर रश्मि ने ऐसा नहीं किया। क्राफ्ट टीचर के तौर पर नौकरी छोड़ी और अपनी जिंदगी के क्राफ्ट को अपने हुनर से सजाया। अब उनके हुनर से उनको मंजिल मिली है और दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह मिल रही है। आज दुनिया में भारत की एक पहचान आईटी गुरु के तौर पर भी बनी है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले को लाखों रुपए के पैकेज मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पैकेज अपने सपनों के आगे छोटे लगते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक युवा आईटी इंजीनियर शहर की जॉब छोड़ अपने गांव लौट गया और एक मशरूम स्टार्टअप का बीज बो दिया। 2 साल में ही ये स्टार्टअप उत्तराखंड की पहचान बन गया है और आज इसमें 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम कमल पांडे है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। हम लोगों ने आज से 2 साल पहले 2020 के आसपास यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए अपना स्टार्टअप शुरू किया था। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है जो कि मेनली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग और स्मार्ट फार्मिंग को प्रमोट एंड मोटिवेट फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे यही है कि अपने जैसे यूथ को मोटिवेट करना कि एग्रीकल्चर जैसी एरिया में भी हम लोग अच्छा खासा स्टार्टअप और आगे कैरियर परस्यू कर सकते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पे जो हमने क्लस्टर बनाया हुआ है उसमें कम से कम 350 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करवा रहे हैं। उसमें मेडिसिनल मशरूम एंड गवर्नमेंट मशरूम दोनों हम करवा रहे हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली हम काम ऐसे करते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह लीजिए या क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करते हैं। एंड देन उनको जो मार्केट की कमी यहाँ पे है, मार्केट प्रोवाइड करना, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, उनको मशरूम के लिए बीज प्रोवाइड करना और उसको वैल्यू एडिट करके देन हमारा मोटिव जो है उसको पैन इंडिया तक रीच करना है। मेरा नाम नमिता टमटा है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। मैं अभी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और 2 साल से कमल जी के साथ हमारा जो स्टार्टअप है बाबा एग्रोटेक, उसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। हमारा जो बेसिकली स्टार्टअप है मशरूम बेस्ड है, उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ मशरूम का प्रोडक्शन है, वैल्यू एडिशन का हमारा काम है। बाकी हमारा अवेयरनेस, ट्रेनिंग और लोगों को मोटिवेट करना हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में मशरूम की जो अपॉर्चुनिटी है, मशरूम की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ लगभग 300 से 350 फार्मर्स अभी जुड़े हुए हैं। महिलाओं की अगर बात करें, हमारे फार्मर्स में ज़्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाएं ज़्यादातर अपना समय घर में जो बिताती है, उसको हमने एक बात को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि वो घर में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करे, स्मार्ट एग्रीकल्चर में आगे बढ़े। तो हमारी महिलाएं जो हैं प्रोडक्शन करती हैं। बाकी हमारा वैल्यू एडिशन का काम है, जिसमें अचार, शहद या और भी तरीके के जो हमारे काम है, उसमें हमारी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं। हम लोग क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके फायदे ये हो रहे हैं कि जो फार्मर ऑलरेडी यहाँ पे फार्मिंग कर रहे थे तरह तरह की और उनको जानवरों की वजह से, वेदर की वजह से वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, हमने उनके लिए एक नया ऑप्शन दिया है कि वर्टिकल फार्मिंग, जो कल्टीवेशन है वो प्रोटेक्टेड फार्मिंग होती है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, उन लोगों की आय, इनकम बढ़ी है। जब कमल जी यहाँ अल्मोड़ा आए और उन्होंने अपना स्टार्टअप का जो आइडिया मेरे साथ शेयर किया, तो
तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लॉकडाउन के पीरियड में मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती थी यूनिक, तब मैं इनके साथ ज्वाइन हुई और मैंने स्टार्ट किया। आज के ज्यादातर युवाओं का सपना आईटी सेक्टर से शुरू होकर आईटी सेक्टर पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के दो ऐसे युवा हैं जो शहर की चकाचौंध को छोड़कर अपने लाखों रुपए की नौकरी का पैकेज छोड़कर एक ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत की और बढ़ रहे हैं, या फिर एक ऐसा स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया है जिसके जरिए वे कई किसानों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और इनके स्टार्टअप की सराहना उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जा रही है। एज अ प्रोफेशन मैं एक आईटी इंजीनियर हूं जो कि लास्ट 10+ ईयर से गुड़गांव में एक एमएनसी में काम कर रहा हूं। और ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरा एक पहले से ही उत्तराखंड में आके कुछ करने का प्लान था, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में मेरे को फील हुआ कि मुझे यहाँ आके कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है जो कि सस्टेनेबल हो, रेप्लिकेबल हो, ईजिली अडॉप्टेबल हो, महिलाएं कर सकें, हमारे युवा भी उसको रिलेट कर सकें। तो उसी थॉट के साथ जब यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि मशरूम फार्मिंग जैसी जो कि वर्टिकल फार्मिंग है, कम समय पे कम जगह पे हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए मशरूम में आना हुआ। मोटिव यही था कि वो जो जॉब हमने वहाँ करी है उसके एक्सपीरियंस को अपने उत्तराखंड पे आके ऐसा कुछ यहाँ पे स्थापित करना जिसके थ्रू हमारे जैसे युवाओं को रोजगार मिले और वो माइग्रेशन वाली जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो हम किसी तरह से उसको रोक सकें। 2020 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2020 में फर्स्ट टाइम था जब हमने अपनी जेब से इसमें पैसा लगाया था, जो कैपिटल आप कह सकते हैं, बट उसके बाद से ही हमारे काम करने के तरीके और हमारी पोटेंशियल को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमको इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल में कुमाऊं को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। वहाँ से हमारी असली जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2021 के आसपास मुझे किसान सम्मान से यहाँ पे दिया गया था, क्योंकि मशरूम, मेडिसिनल मशरूम को हम लोग यहाँ पे जो प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसके लिए मुझे किसान सम्मान दिया गया था 2021 में। और 2022 इस साल अभी लास्ट मंथ हमको उत्तराखंड स्टार्टअप की तरफ से एग्रीकल्चर एंड वैल्यू एडिशन पे हमको विनर घोषित किया गया है एग्रीकल्चर उसमें फील्ड में। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं अपने लिए कह सकती हूँ एज अ फीमेल, थोड़ा सोसाइटी का, थोड़ा फैमिली का चैलेंज स्टार्टिंग में था, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ मैं काम कर रही थी और कॉलेज में कितने बार टाइम भी नहीं दे पाती थी। और इसमें 24/7 आवर्स में से हम ये कह सकते हैं कि हम लगभग 16 to 18 आवर्स हमने काम किया है इनिशियली। सबसे पहले फैमिली वाले यही बोलते थे कि क्यों एक फाइन आर्ट की स्टूडेंट जिनका काम यही होता है कि घर पे बैठ के आराम से पेंटिंग आप कर सकते हो, वो सारी चीजें छोड़ के, सारा आराम छोड़ के, यहाँ पे पूरा मेहनत का काम है जहाँ पे आपको दिन भर मतलब बैग्स उठाने हो गया, कंपोस्ट बनानी है, केसिंग बनानी है, बहुत सारा काम क्योंकि हम ही करते थे इनिशियली। तो वो सारे काम करने में क्यों लगे हो, तुम बाहर जा रहे हो, धूप खा रहे हो, पतले हो गए हो, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आए। बाकी क्योंकि मल्टी चीजों में काम कर रही थी, कॉलेज भी संभालना है, ये भी संभालना है, तो इस तरीके के चैलेंजेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं स्टार्टिंग में। हमारे काम को नेशनली और इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनली ओमान के लिए अभी हमें एज ए कंसल्टेंट मशरूम स्पेशलिस्ट के लिए वहाँ पे एक ऑफर हुआ है। हमारे क्लाइंट है वहाँ पे हैं ओमान में, सलाला में, जिनकी रिक्वायरमेंट उन क्लाइंट की यह है कि वहाँ पे हमने मशरूम प्रोडक्शन, कंपोस्ट यूनिट एंड टिश्यू कल्चर लैब का पायलट प्रोजेक्ट रन करना है। तो इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल रही हैं, ये उत्तराखंड के लिए आई गेस बहुत अच्छा एक इंडिकेशन भी है और बहुत अच्छी खबर है कि हमारा जो काम करने का तरीका है, जो यहाँ पे हम लोग स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उसकी आवाज़ दूर तक पहुँच रही है। जो इन मोटिव है वो तो यही है कि उत्तराखंड में, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, DRDO, ICAR है, उनके साथ मिलके हमको ये पता चला कि यहाँ पे मशरूम की जो फार्मिंग है बहुत बड़े लेवल में हो सकती है। तो मोटिव यही है कि मशरूम हब उत्तराखंड को बनाना है, उसमें अपना योगदान देना है कि कैसे हम उसको और बड़े लेवल में कर सकते हैं और अपने जैसे युवाओं को इसमें जोड़ना है, ताकि हिमाचल जैसे हम एग्जांपल लोगों को देते हैं कि मशरूम हब है, वो हरियाणा मशरूम हब है, तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड हमको गिफ्टेड है, यहाँ नेचर ने हमको दिया है कि हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करनी है मशरूम प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा मशरूम हब बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसमें रोजगार मिल सके। तो देखिए, कमल और नमिता ने एक छोटा सा सपना देखा था। उस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें शुरुआत में ही कई मुसीबतों का, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये सपना पूरा किया सिर्फ अपने जुनून के जरिए, कुछ कर दिखाने के जज्बे के जरिए। और आज उनका सपना उन्हीं की तरह युवा अवस्था में है, उड़ान भरने के लिए तैयार है, ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है।
देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी के दम पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। डिजिटल युग में लोगों को घर बैठे कई सुविधाएं मिल रही हैं। देश के शहरों में ही नहीं, गांवों में भी डिजिटल क्रांति का असर साफ देखा जा सकता है। यूपी के उन्नाव में टीचर से डिजिटल एंटरप्रेन्योर बने ओम प्रकाश सिंह ने कई गांवों में डिजिटल इंडिया मुहिम को सफल बनाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओम प्रकाश के काम की सराहना की है। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर की अहमियत समझने वाले ओम प्रकाश सिंह की गिनती देश के टॉप 100 विलेज एंटरप्रेन्योर में हो चुकी है। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पद्मिनी देवी उन्नाव के हसनगंज में सीएससी चलाते हैं। डिजिटल तकनीक से लैस इस सेंटर के जरिए वो सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने ये कॉमन सर्विस सेंटर लगभग 2013 में शुरू किया था। एक छोटी सी शॉप थी यहाँ पर, तो जब सारी सर्विसेज लगभग नहीं डिलीवर होती थी ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन थी, कुछ ऑनलाइन थी, तो उस समय कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी दिक्कत थी। काम करने के लिए हमको किसी के एक फॉर्म को भरने के लिए 2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ जाता था। कभी कभी हफ्तों नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल टावर में मोबाइल में नेटवर्क नहीं, 2G से काम करते थे। तो 2015 की बात है, जब 26 फरवरी को शायद डिजिटल इंडिया की एक शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएससी द्वारा मुझे बुलाया गया था, मैं सीएससी की तरफ से वहाँ पहुँचा। माननीय की मैंने बातें सुनी, उन्होंने जिक्र किया भारत नेट का। मेरे दिमाग में आया कि भारत नेट क्या है। फिर उन्होंने भारत नेट के बारे में बताया कि हमारे हर एक गांव में फाइबर, लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में फाइबर पड़ी हुई है, लेकिन अभी उसका पूरी तरीके से कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो मैं जैसे ही वहाँ से आया, मैं सीएससी पहुँचा, सीएससी अधिकारियों से मिला। मैंने पूछा क्या मेरे ब्लॉक में फाइबर अवेलेबल है, तो बोले हाँ, आप भारत नेट के स्कीम में शामिल हैं और आपका ब्लॉक, आपका पूरा फाइबर से है, फाइबर की व्यवस्था आपके पर ब्लॉक में है, भारत नेट की फाइबर पड़ी हुई है। जैसे जैसे हमारे पास लोग आए, अपनी समस्याएं बताई, तो उस हिसाब से हम लोगों ने काम को बढ़ाया। अब जैसे आधार था, लखनऊ जाके बनवाना होता था, हम यहीं पे लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा हमने आधार यहाँ पे बनाए क्षेत्र के सभी लोगों को। आयुष्मान कार्ड का जो आया वो हमने बनाया। हमारा जनधन खाते थे वो भी हमने अपने सेंटर से लोगों को सुविधाएं पर, जो सब्सिडी आती है सबसे ज़्यादा उन्हीं पे आती है। तो जितने भी सरकारी प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड जो भी योजनाएं आई, हमने अपने सेंटर से उसको सुचारू रूप से चला। ओम प्रकाश बताते हैं कि उनको ये जानकर हैरानी हुई कि देश के लाखों गांवों तक फाइबर नेट पहुंचा है, पर लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे। इसके बाद उन्होंने इसकी कुछ तकनीकी जानकारी ली और टीचर की नौकरी छोड़ पूरी तरह से डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन गए। भारत नेट की जो OLT थी वो अपने सेंटर पे शिफ्ट की। उसके बाद मिनी OLT लगाई। उसमें रिस्क था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, नया काम है, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि भारत नेट का कनेक्शन देंगे कैसे हम। मैंने OLT लगा ली तो सबसे पहला कनेक्शन मुझे मिला ब्लॉक हेडक्वार्टर का, फिर ब्लॉक तहसील का, फिर थाना, फिर पावर हाउस, सरकारी अस्पताल, जो सरकारी संस्थान थे, आंगनवाड़ी ऑफिस, इनमें हमको कनेक्शन मिले। हमने तो हमारा हौसला और बढ़ा कि हम कर सकते हैं। आज इस सेंटर के माध्यम से लोग फॉर्म भी भर पा रहे हैं, युवाओं को काफ़ी लाभ है। और कोई भी सरकार की योजना हो या किसी भी तरीके का कोई भी डाटा अगर जो है ऊपर से आता है, सरकार से आता है, तो यहाँ पे आम लोगों के बीच में आसानी से पहुँच रहा है। सरकारी योजनाओं की सफलता तभी है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, पर इसके लिए लोगों की जागरूकता और उन योजनाओं से लोगों का जुड़ना भी जरूरी है। हसनगंज का ये CSC ऐसा ही एक जरिया है जिसके माध्यम से लोगों को वो जानकारी और सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो रहा है। सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन की अहम कड़ी बने ओम प्रकाश के काम की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में की। डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी को भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना दिया है। उन्होंने अपने गांव में
1000 से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्थापित किए हैं। ओम प्रकाश जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुल्क वाईफाई जोन का भी निर्माण किया है, जिससे जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से अपना नाम सुनकर ओम प्रकाश और उनकी पत्नी की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। अब वो डिजिटल क्रांति का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में जुट गए। इसके लिए तो मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो उन्होंने मन की बात से हम लोगों का नाम लिया, हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया, उन्नाव हसनगंज का नाम लेके इसको गौरवान्वित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे हमें ये ऊर्जा मिलती, जो हमने काम किया उससे और अच्छा काम करके दिखाएं, अपने क्षेत्र को सबसे ऊपर लेके जाएं। ताकत 10 गुना ताकत आ गई है सर के केवल मोटिवेशन से, नाम ले लेने से जितना काम हम कर रहे थे उससे 10 गुना काम करने की क्षमता लग रही है, एकदम से अपने आप आ गई है। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद और अपॉर्चुनिटी हो गई है कि हम अपना काम और ज्यादा मन से कर पा रहे हैं और कर पाएंगे। इसी क्रम में मैं डिजिटल इंडिया की कैंपेनिंग के लिए जो टेली लॉ की सर्विस है, जो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया और भारत नेट की सहायता से हम मरीज अभी तक क्या था, डॉक्टर के पास जाता था, लेकिन इस कैंपेनिंग के थ्रू, इस नेट के थ्रू हम डॉक्टर को मरीज के पास लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्ट कराते हैं अपोलो के डॉक्टर से, जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर से, सीएससी के सर्विस टेलीमेडिसिन सर्विस है, वहां से बैठा बैठा डॉक्टर हमारे घर पे या हमारे गांव में या अपने मोहल्ले में बैठा हुआ मरीज डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है, अपनी समस्याएं बता देता है और उसको दवा मिल जाती है। मेरा उद्देश्य ये है कि गांव में हम जा करके जो लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हम पीडीओ, एक पीएम वाणी का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसी भारत नेट को हम पीएम वाणी में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जो भारत नेट की कनेक्टिविटी होगी वो हम पीएम वाणी में, जो पब्लिक डाटा ऑफिस है उससे कनेक्ट करेंगे। तो जिस बीएलई के यहाँ हम लगाएंगे तो उसका नेट पीएम वाणी से कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो भी लोग आएंगे आसपास के लोग, वो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का एक छोटा रिचार्ज करके 1 दिन का, 2 दिन का डेटा एक्सेस कर पाएंगे, जिससे हमारी जो ये डिजिटल इंडिया की क्रांति है इसको बहुत ज्यादा बल मिलेगा। एक समय था जब बड़े बुजुर्ग पेड़ की छांव में बैठकर अपने अनुभव को साझा करते थे। इससे रोजमर्रा की कई बातों का समाधान भी मिलता था। पर आज उस अनुभव के साथ सूचनाओं की उस खिड़की की भी जरूरत है जो गांव को बाकी दुनिया से जोड़ दे। ओम प्रकाश और पद्मिनी ने अपने गांव में इसी खिड़की को खोला है और डिजिटल इंडिया के मंत्र को साकार किया है।